Okay, so good morning. Let's start first with डे बिफोर yesterday का होमवर्क. कल कुछ होमवर्क नहीं था शायद. बट डे बिफोर yesterday का एक होमवर्क चेक करना बाकी है हमारा. क्वेश्चन नंबर 17. चलो क्विकली चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 so that we can go to next concept. हाँ, concentrate. हमने ऐसे डिसाइड किया था कि वो जो लेवल्स लिखे हैं उस पे करेंगे 49, 50, 100, 200, 300. सो एक कंपैरिजन का शॉर्ट में बना रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रेजेंट नहीं कर रहा अच्छे से. 49, 50 आरओ का लेवल, 100, 200, 300. फाइन. एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बोलो. करेक्ट, 500 रन चाहिए सर. तो अगर 49 किए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे. करेक्ट, 500 और 49 इज 10.20, मतलब 11 करना पड़ेगा राउंड अप करके, क्योंकि 10 प्लस सम 1 ऑर्डर. यहाँ पे 10 ऑर्डर्स. हाँ देखो, 10.20 लिया तो भी चलता है, लेकिन ना बहुत बार जो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उसमें राउंड अप करते हैं वो. एंड लॉजिकली मुझे बोलो 10.2 ऑर्डर्स हो सकेंगे क्या. नहीं, राइट. मतलब हमें एक ऑर्डर करना ही पड़ेगा, तो राउंड अप करते ही जाओ हमेशा. हमेशा राउंड अप ही करो. मतलब 10.01 आया तो भी क्या करना है उसको. 11 ही लेना है, 10 नहीं लेना है. क्योंकि 10 प्लस एक ऑर्डर लगेगा थोड़ा सा, मतलब थोड़े पोर्शन के लिए, इसलिए हमेशा राउंड अप करो उसको. 200 के लिए अब 500 बाय 200 इज 2.5. 500 बाय 200, राइट. मतलब कितने ऑर्डर्स लगेंगे. 3. एंड यहाँ पे लास्ट वन 2, राइट. करेक्ट. तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 12,500 जो भी है उसको. 137,500, 125,000, 62,500. ओके, देन करेक्ट आया सबका. राउंड ऑफ नहीं किया होगा तो योगी तुम्हारा अभी अलग आया होगा फिर. नहीं, अच्छा लिया था लास्ट का राउंड ऑफ करके. ओके. ओके, देन कैरिंग कॉस्ट वुड बी, जो भी आर ओ क्यू है आपका, आर ओ क्यू बाय 2 इंटू, अब 25% इंटू ये रिस्पेक्टिव प्राइस लेना पड़ेगा जो भी है. तो हाँ, एक सेकेंड. प्राइस पर टन, ठीक है. मतलब 49/2 इंटू 25% इंटू 9,600 शायद वो. करेक्ट. 58800, करेक्ट. 58,800. देन हाँ, 50/2 इंटू 25% इंटू 9360, 58,500. 1,14,000. Okay, that should be into 9120, 1,14,000, correct. 2,22,000. Okay. 2,24,000. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. तो मतलब मेरा कैरिंग कॉस्ट नहीं आ रहा था. हाँ, क्योंकि तुमने परचेज प्राइस एक ही लिया होगा, राइट. परचेज प्राइस अलग अलग एक आ गया हर एक लेवल पे, तो कहने से कैरिंग कॉस्ट भी उस पर डिपेंड करेगा. ये परचेज प्राइस तुम्हें नहीं, मतलब तुम्हें नहीं समझा होगा शायद, इसके वजह से नहीं आया ना. समझा कि अब क्या कर रहे हैं हम अभी. कंपैरिजन में अब आइडियली और एक चीज आएगी. इतना ही नहीं आएगा, सिर्फ परचेज कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि परचेज कॉस्ट इज डिफरेंट. पहले केस में 9,600 इंटू 500 टन होने वाला है परचेज कॉस्ट.
सो फर्स्ट केस में परचेस वैल्यू भी 9600 इंटू 500, सो हर जगह पे 500 टन इंटू परचेस प्राइस पर टन। कितने लोगों ने नहीं लिया ये? नहीं लिया? नहीं लिया सर। नहीं लिया ना, गुड। क्योंकि ये भी चेंज होगा ना, यहाँ पे 500 टन इंटू नेक्स्ट केस में 9360 आएगा, तो दैट इज 46,80,000। Then 500 into 9120, which is 45,60,000. Then 500 into 8880, which is 44,40,000. And then 500 into 8640, which is 43,20,000. नहीं लिया ना, गुड। क्योंकि फिर यही तो मेन इम्पैक्ट है ना, परचेस कॉस्ट में और डिस्काउंट करने में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो, इफ यू सी। तो अब टोटल कॉस्ट लेंगे, करो सब लोग, फाइनल आंसर चेक कर लो, करेक्ट करो सब का आंसर सब लोग। अच्छा ऐसा प्रगुण की कमी आज तुम ये कर रहे हो क्या? क्या है वो, कोई तो बोलो, साउथ लिखा है क्या मैंने वो? हाँ, 500 टन से वो। हाँ, अब मुझे भी साउथ लग रहा है अब वो। अरे यार, ये तो बहुत ही ये हो रहा है आज ग्रीन स्क्रीन का, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है वो। टोटल करो सब लोग, फाइनल आंसर लिख दो। ग्रीन टी शर्ट पे तो सिर्फ ऐसे ये दिखे। नहीं, मैं सच में टी शर्ट चेंज कर रहा हूँ, अगर ये नहीं हुआ अरे अब हुआ, अच्छा दिख रहा है। कुछ नहीं किया मैंने एक्चुअली, ऐसे ही हुआ वो अपने आप। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। ब्लू को तो प्रॉब्लम आना चाहिए था, ब्लू ग्रीन के क्लोज था, येलो को क्यों प्रॉब्लम आ रहा है क्या पता। येलो तो ग्रीन के भी क्लोज नहीं दिखता है। टोटल कर लो सब लोग, दिखता हुआ एडजस्ट हो रहा है। से सेमी ट्रांसपेरेंट भूत के जैसे दिख रहा है। हम्म, अरे हाँ, आप क्या करें, कुछ नहीं हो रहा है। कोई के सबके टोटल्स बोलो मुझे, तब तक मैं सही टाइम पास कर रहा हूँ। वाह, ओके। ठीक है, एक ही ऑप्शन है अब, ऐसे ही लेते हैं लेक्चर, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है उससे। आई आंसर्स 46, 99, 500 एंड लास्ट वाला शुड बी 46, 69,000। हैज एवरीवन गॉट दीस टोटल्स नाउ? एनी डाउट? नो डाउट, ओके। नेक्स्ट पार्ट तो करेक्ट आया होगा शायद सबका। नेक्स्ट पार्ट में ईओ क्यू पूछा है एंड प्राइस पर टन 10,500 लेना है। कैलकुलेशन बोलो, 2 इंटू एनी वन।
रूट में 2 इंटू 500 इंटू 12,500 डिवाइड बाय किसका कितना परसेंट 25% ऑफ करेक्ट 10,500 सो करेक्ट 69 आ रहा है एग्जैक्ट मतलब 69.006 ऐसे आ रहा है सो 69 टन्स इज द आंसर आया था सबका ये तो सबका आया होगा ओके गुड चलो देन इन्वेंट्री लेवल्स पार्ट इज ओवर अब फॉर्मूला नोटबुक में आओ फॉर्मूला नोटबुक में ये सब इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर एक हमने चार्ट बनाया था इन्वेंट्री कंट्रोल नाम का वो देखो और मुझे बोलो क्या है उस चार्ट में करेक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल का सेकेंड पार्ट हाँ हमेशा देख रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल में फर्स्ट वाज क्वांटिटेटिव लेवल्स which we are done with second is relative classification इस पे जाना है अभी सो देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल रिलेटिव क्लासिफिकेशन यूज करके कैसे रख सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग तो मेन हेडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रिलेटिव क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रिलेटिव क्लासिफिकेशन हेडिंग देख रखो सब लोग देन विल गो अहेड डन कैन वी प्रोसीड देन इसमें क्या करते हैं हम देखो टेल मी इज each item of inventory equally important do you think हर एक इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री उसके हर एक आइटम को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए ऐसा लगता है क्या आपको इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल लेट्स से हमारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कार्स बनाते हैं हमने जितना इंपॉर्टेंस इंजन को देना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंस हमने नट बोल्ट्स एंड स्क्रूज को देना चाहिए क्या यस ओके इंपॉर्टेंस एज इन मैं क्या बोल रहा हूं देखो जितना कंट्रोल हमने इंजन के इन्वेंट्री पे रखना चाहिए उतना ही कंट्रोल हमने स्क्रूज एंड नट बोल्ट्स के इन्वेंट्री पे रखना चाहिए क्या नो राइट कैन आई से सपोज देखो सपोज कभी ऐसा हुआ कि वी रन आउट ऑफ नट बोल्ट्स एक तो नट बोल्ट छोटे छोटे होंगे वो बहुत सारे होंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली कभी खत्म हो गए तो कहने से हम इमीडिएटली परचेस कर सकते हैं उनको एज कंपेयर टू एन इंजन अगर इंजन ही खत्म हो गया हमारे पास कि हमने प्लान ही नहीं किया तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम आगे राइट तो नॉट ऑल आइटम्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन हमें देखना है फर्स्ट हेडिंग लिखो इसमें ABC एनालिसिस ABC analysis it is also called as Pareto analysis he was a person अब एक्चुअली ये कहां से आया देखो ही ऑब्जर्व्ड ये जो पर्सन था ही ऑब्जर्व्ड दैट टेल मी एंड इज इट ट्रू टुडे आल्सो नियरली लिखो मत नियरली 80% ऑफ पॉपुलेशन एंड नियरली 20% ऑफ रिमेनिंग पॉपुलेशन ऐसे अगर हमने डिवाइड किया
तो टेल मी, इज दिस अप्रोक्सीमेटली ट्रू कि 20% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स 80% ऑफ वेल्थ एंड 80% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स 20% ऑफ वेल्थ? वेल्थ मतलब, हाँ मतलब ऑब्वियसली ऐसे एग्जैक्ट परसेंट मत लगाओ, बट कंसेप्चुअली कहने से दिस इज अ करेक्ट कंसेप्ट। देखो कि जनरली ऐसा ही होता है कि अ स्मॉल portion of population holds large wealth, whereas remaining large portion of population holds very small wealth. यही इन्वेंट्री के केस में अगर हम अप्लाई करने गए तो देखो, एबीसी एनालिसिस में हमें इन्वेंट्री कंपेयर करनी है दो बेसिस पे, एक तो उसकी वैल्यू एंड उसका यूसेज। मुझे बोलो इंजन्स एंड नट बोल्ट्स दोनों होंगे हमारे इन्वेंट्री में। क्वांटिटी वाइज which one will be more? Quantity wise which one will be more? नट बोल्ट्स। क्वांटिटी ऑफ यूज ज्यादा होगी उनकी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज उनकी ज्यादा होगी, इंजन की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज कम होगी। बट वैल्यू वाइज विच वन इज मोर? इंजन, राइट। मतलब कहना इससे इंजन नट बोल्ट्स में अराउंड क्वांटिटी वाइज देखा तो 80% ऑफ स्टॉक इज मेड अप ऑफ नट बोल्ट्स, in value it is only 20%, whereas 20% of stock is made up of engine, whereas in value it is nearly 80%. Is it correct? तो हम 80-20 नहीं लगाएंगे, कोई और परसेंटेज लगाएंगे, बट कंसेप्ट समझा है सबको? फाइन। ये मत लिखो आप, उसमें ऐसे बुलेट पॉइंट्स करके लिखो एक एबीसी एनालिसिस में। फर्स्ट, under this system items are classified based on their value and their frequency of use. Their value and their frequency of use. जैसे देखो, रफली we classify as under A category items. Concentrate. A category items. लॉजिकली क्या लगता है आपको, हाई वैल्यू वाले इनको ए कैटेगरी बोलना चाहिए या हाई क्वांटिटी वाले आइटम्स को? हाई वैल्यू, राइट। तो लिखो ए कैटेगरी में these are items which comprise of only around 10% in terms of क्या होगा, क्वांटिटी या वैल्यू? करेक्ट, 10% in terms of quantity, but nearly 70%, तीन पार्ट्स में ये क्लासिफाई करना हमें, नियरली 70% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू। तो ये परसेंटेज हम कहाँ से लाए? नहीं, दिस इज जस्ट एस्टिमेट। जब क्वेश्चन आएगा इस पे तो ये कभी भी नहीं मैच होगा ऐसे 10-70, बट हमें ऐसे जस्ट एक इसके आसपास लेना है, मतलब
इट माइट बी 60-10 और 50% एंड 10% इन वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, बट रफली ऐसे होगा, मतलब कंसेप्चुअली, समझा? हाँ, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दीज वैल्यूज आर डिराइव्ड, बट दैट डज नॉट मीन ऐसा एग्जैक्ट अप्लाई होगा हर बार। ओके, मुझे बोलो, इनको कहने से इन पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए। लिखो स्ट्रिक्ट कंट्रोल विथ proper ROL and ROQ must be exercised, must be exercised since, देखो हाँ, कहने से ये जो आइटम्स है ये थोड़े ज्यादा स्टॉक हुए तो क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग हुआ तो? हमारा बिल फालतू में वेस्ट होगा, मतलब हाँ, कहने से कैरिंग कॉस्ट भी हाई होगी इन आइटम्स की, क्योंकि वैल्यू भी ज्यादा है उनकी, राइट? करेक्ट है क्या? अगर वैल्यू ज्यादा है तो कहने से ब्लॉक भी पैसे ज्यादा होंगे हमारे, राइट? So since overstocking will lead to higher carrying cost or very high carrying cost, ऐसे लिखो, and stock out will lead to what? Correct, stock out will lead to interruption in production, पूरा production ही रुक जाएगा। Example, engines in an automobile company कि अगर वो इंजन्स बना के ही लेते हैं, उनके फैक्ट्री में सिर्फ असेंबली होती है, तो फिर इंजन्स इज देयर ए कैटेगरी आइटम। डन? ओके, बी कैटेगरी में आप शॉर्ट में लिखो एक सेकेंड में सिर्फ कि 20% in terms of quantity and value, मतलब वो एवरेज होता है कि क्वांटिटी और वैल्यू के टर्म्स में बोथ देयर एवरेज, 20% इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, 20% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगेन अप्रोक्सीमेट है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं होगा हमेशा कभी भी। कहने से कंट्रोल कैन बी रिलेटिवली लेस स्ट्रिक्ट, करेक्ट है? थोड़ा सा कम कंट्रोल रखा तो चलेगा, मतलब इतना इंजिन्स के जैसा नहीं है। शायद कहने से बी कैटेगरी में ऐसा कुछ आ सकता है ऑटोमोबाइल कंपनी में। आप सर्च कर सकते हो पहले कुछ, बट ब्रेकिंग सिस्टम्स विल बी एक्चुअली आइडियली एज इंपॉर्टेंट एज इंजन अल्ताफ, राइट? सोचो क्वांटिटी वाइज, सॉरी क्वांटिटी वाइज ज्यादा होगा उससे, इंजन से, लेकिन वैल्यू वाइज कम होगा, बट नट बोल्ट्स के जितना भी नहीं होगा। बट वो भी उतना ही लगेगा ना, देखो ब्रेकिंग सिस्टम भी तो एक ही रहेगी हर कार के लिए। अच्छा, ओके, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या मैं? देखो शायद पेंट कैंस या कोटिंग के कैंस इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, कि वो इंजन के जितने वैल्यूएबल भी नहीं होंगे, बट कहने से नट बोल्ट्स के जितने चीप भी नहीं होंगे। एंड क्वांटिटी वाइज इससे डेफिनेटली ज्यादा होंगे इंजन से, लेकिन नट बोल्ट से डेफिनेटली कम होंगे।
तो पेंट कैंस मतलब वो स्प्रे के कैंस वगैरह होते हैं, मतलब ऑब्वियसली दे आर वेरी एडवांस्ड, तो वो हो सकता है। कैन ऐसे ऐसे आइटम्स को देखो, ऑर्डर प्लेसिंग कैन बी मेड आफ्टर पीरियोडिक रिव्यू। मतलब पीरियोडिकल रिव्यू के तो भी चलेगा, वेराज इंजिन वगैरह को कंटिन्यूअसली रिव्यू करते रहना पड़ेगा। नहीं, बट इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे हम अल्ताफ, हम देख रहे हैं क्वांटिटी एंड वैल्यू। इंजन से कम होगी लेकिन, राइट, बहुत। एंड इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख, सब जगह पे बोला है। हाँ, हीना मैम का लेक्चर चल रहा है, चालू हुआ मतलब अभी। ओके, तो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज एबीसी का मतलब ऐसा है क्या कि मोर इम्पोर्टेंट एंड लेस इम्पोर्टेंट, ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, बट द ओनली थिंग इज उस पे थोड़ा कम कंट्रोल रखा तो चलेगा, बिकॉज इट कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। सी कैटेगरी में कितना परसेंटेज होगा, आप ही बोलो। ठीक है, बचा लगता था क्वांटिटी के टर्म्स में 70%, 70, एंड वैल्यू के टर्म्स में 20 और कितना 10%। 10% बचा। सो क्वांटिटी के टर्म्स में 70% है, लेकिन वैल्यू सिर्फ 10% है। यस सर। कहने से स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। यस सर। रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल। मुझे बोलो, इनका कैरिंग कॉस्ट हाई होगा क्या? नो, क्योंकि वैल्यू इनकी 10% ही है, मतलब कैरिंग कॉस्ट हाई नहीं होगा। मुझे बोलो, कैरिंग कॉस्ट अगर हाई नहीं होगा इन आइटम्स का, तो कहने से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने का ट्राई करना चाहिए हमने, ज्यादा मतलब एक बार ही ज्यादा परचेस करके। क्योंकि वैसे भी नट बोल्ट्स क्या फर्क पड़ता है एक बार ही ज्यादा लेके रखे तो, राइट? अज्यूमिंग कि वो ड्यूरेबल आइटम्स है, खराब नहीं होंगे। सो अज्यूमिंग दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी टू minimize order related costs by placing orders once or twice a year। क्यों, एक ब्रैकेट में लिख लो, सिंस कैरिंग कॉस्ट आर व्हाट लो एनीवे। कैरिंग कॉस्ट तो वैसे भी लो रहने वाला है, ज्यादा क्वांटिटी तो भी कम ही होगा, क्योंकि वैल्यू वाइज वो कम है। तो फिर एटलीस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कम करना चाहिए। तो मे बी साल में एक दो बार ही ऑर्डर करेंगे, सो दैट वो थोड़ा बेटर रहेगा। डन। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं।
कि इसके एडवांटेजेस क्या हो गए इसे क्लासिफिकेशन करने के, एडवांटेजेस ऑफ एबीसी क्लासिफिकेशन या एबीसी एनालिसिस। लाइक आई सेड, हम थियरी बाद में देखने वाले हैं, बट स्टिल ये लिख लो क्योंकि इसके क्वेश्चंस में और कुछ होता ही नहीं है, तो ये लिखना पड़ेगा उसके क्वेश्चंस में। टाइम पास क्वेश्चंस होते हैं एबीसी एनालिसिस के एकदम। आप ये क्या एडवांटेज होगा ऐसे किया तो? कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, बहुत ही प्राउड होगा अल्ताफ। हाँ। सो मतलब ओके। अच्छा, थोड़ा स्पेसिफिक है लिखते हैं, पहले लिखो कॉस्ट कैन बी लोअर्ड। कब कॉस्ट कैन बी लोअर्ड? कैन आई से इफ द सिस्टम इज, सिस्टम मतलब एबीसी सिस्टम इज प्रॉपरली लिंक्ड टू इन्वेंट्री लेवल्स, देन कैन आई से कॉस्ट लोअर हो सकता है। हम्म, प्रॉपरली इन्वेंट्री लेवल्स के साथ लिंक किया उसको, तो कॉस्ट कम कर सकते हैं ऑर्डरिंग कैरिंग का। और कुछ एडवांटेज इसका हो सकता है? अरे उसके लिए नहीं होगा, मतलब वैल्यूएशन के लिए। वैल्यूएशन के लिए इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि एबीसी कैटेगरी में तो हम सिर्फ मतलब वो कैटेगराइज करने वाला है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको वैल्यूएशन में कुछ डिफरेंस होगा उसके वजह से, राइट? बोलो। ओवर स्टॉकिंग या स्टॉक आउट का प्रॉब्लम कहने से ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि ओवर स्टॉकिंग या स्टॉक आउट हुआ, अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली तो। इज इट करेक्ट? लिखो करेक्ट। सो लिखो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी एंड ऑप्टिमम स्टॉक लेवल्स। ऑप्टिमम मतलब जिस पे कॉस्ट कम आता है, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी मतलब प्रोडक्शन कंटिन्यूड रहेगा, स्टॉक लेवल भी ऑप्टिमम रहेगा। हम्म, उसमें एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं, आप लिख सकते हो एक लाइन में। और कुछ बेनिफिट कहने से ऐसा होगा, देखो अगर हमने एबीसी सिस्टम लगाया हमारी कंपनी में, तो कैन आई से विल लीड टू, क्या बोल रहे हो तुम भाई भाई? विल लीड टू कंटिन्यूटी। थर्ड देखो, अगर हमने एबीसी सिस्टम लगाया तो कैन आई से मैनेजमेंट को लेस अटेंशन देना पड़ेगा इन्वेंट्री पे। हम्म, लेस अटेंशन देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उनको बी और सी कैटेगरी के आइटम्स को वो सेट कर देंगे कि आर ओ क्यू ज्यादा होने वाला है, थोड़े लेस फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ रहे हैं, तो दे विल बी एबल टू फोकस देयर अटेंशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड, एक कैटेगरी आइटम्स पे ज्यादा अटेंशन दे पाएंगे। सो अटेंशन कैन बी प्रॉपरली डिवाइडेड। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हो भाई तुम? कॉस्ट विल लीड टू प्रोडक्शन, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं फर्स्ट, इसमें लिंक टू है, इफ द सिस्टम इज प्रॉपरली लिंक टू इन्वेंट्री लेवल्स। अच्छा, एक कैटेगरी में तब लिखा था क्या वो? will lead to interruption in production. सो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रॉपर डिवीजन की अटेंशन का तो। एफिशिएंसी पॉइंट में अगर बोलने वाला था। हाँ,
एफिशिएंटली होगा। और एक एडवांटेज हम ऐसा देख सकते हैं, देखो एक प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम बन सकती है। फिर देखो मतलब अगर हम एबीसी को इन्वेंटरी लेवल्स के साथ प्रॉपरली लिंक कर पाए तो हम सिस्टम को थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसके वजह से कहने से जो भी टास्क है वो रूटीन टास्क बन जाएंगे एंड पीरियोडिकली सिर्फ रिव्यू करना पड़ेगा उनको। इज इट करेक्ट? हर बार नहीं देखना पड़ेगा हमें मटेरियल आने पर क्या, अरे अच्छा ऐसा है क्या, फिर इतना लेवल आया रीऑर्डर करते हैं, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी इतनी चाहिए, इस बार आरओएल इतना चाहिए, हर बार नहीं सोचना पड़ेगा। ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब एक सिस्टम सेट हो जाएगा ड्यू टू सिस्टमैटिक classification, routine tasks can be automated and delegated मतलब डेलीगेट मतलब वो कर सकते हैं सर, डेलीगेट कर सकते डेलीगेट करना मतलब हमारे हैं। सबऑर्डिनेट को देना। करेक्ट करेक्ट। सो डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स मतलब लोअर हायरार्कियल लेवल के एम्प्लॉयज को काम दे सकते हैं उसका। सो टॉप मैनेजमेंट को दूसरे जगह पे ध्यान देने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा फिर पार्टी करने के लिए। डन। अब इसके क्वेश्चंस का कुछ मतलब ही नहीं होता है, देखो एकदम कुछ भी क्वेश्चंस नहीं होता है। सर, एक सेकंड सर। अरे देखो ठीक है, देखो देखो हो गया। हम्म in question bank, let's come to question 28 now. From the following draw a plan of ABC selective control, ऐसा बोल रहे हो। इतना यही है क्वेश्चन सिर्फ। क्या क्वेश्चन है देखो, आइटम्स, यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट। ठीक है, मुझे बोलो यूनिट्स तो लगेंगे हमें, ठीक है, हमें एबीसी में यूनिट्स देखने हैं एंड क्या देखना है, क्वांटिटी एंड कॉस्ट। लेकिन यूनिट कॉस्ट नहीं चलेगी, हमें क्या देखना है, क्वांटिटी एंड वैल्यू। वैल्यू। मतलब क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी है तो यूनिट कॉस्ट तो अच्छी अच्छी वैल्यू पता लगती है ना, नहीं ना, तो एक यूनिट यूनिट कौन कॉस्ट सा से आता पता होगा। नहीं चलेगा अल्ताफ, क्योंकि यूनिट कॉस्ट अगर हम कंपेयर करने गए तो ऑब्वियसली बड़े मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स का यूनिट कॉस्ट एक ज्यादा ही होने वाला है। बट हमने यूनिट कॉस्ट क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि टोटल वैल्यू वाइज कितना ब्लॉक हो रहा है इन्वेंट्री का। समझा? अच्छा। तो क्या करना चाहिए, हमने वैल्यू निकालनी है तो, क्योंकि हम क्वांटिटी एंड वैल्यू देख रहे हैं ना। मल्टीप्लाई। करेक्ट। तो कहने से और एक कॉलम लगेगा वैल्यू का। अब मैं यहां पे कर सकता हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वापस से। लिखो, नोट दिस, नोटबुक में करो, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, वैल्यू, और उसके आगे भी एक 3-4 कॉलम्स के लिए जगह छोड़ दो। हाँ, 4 कॉलम्स के लिए जगह छोड़, 4।
टाइम जाने वाला है आपको लिखने में, लिखो। मैं वैल्यू लिख के रख रहा हूँ तब तक। तो कितने कॉलम डालने पड़े टोटल? नहीं, कितना, ये 3 लगेंगे, वैल्यू लगेगा, और उसके बाद 4 कॉलम्स के लिए जगह छोड़ो, 4, जिसमें मतलब यूनिट्स के जितने कॉलम छोड़े तो भी चलेगा, 4। ओके। खुद से करो, सो दैट कुछ मेरा गलत हुआ है तो भी समझेगा, एंड टोटल बोलो मुझे फाइनल। ओके सर। डन सर। डन, सेम आ रहा है सब वैल्यूज, टोटल बोलो मुझे फिर वैल्यू कॉलम का। 3,55,770। मैथ्स के जैसे नंबर्स मत बोलो अब, अकाउंट्स के जैसे बोलो। यूनिट्स का भी टोटल लो, कॉमर्स, हाँ। यूनिट्स कॉलम का भी टोटल कर लो। मेमोरी, अच्छा, इमर्सिव बटन, अल्ताफ। हाँ, हाँ, तो नहीं, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ, इमर्सिव बटन 2 बार ही प्रेस करने के लिए होता है सिर्फ, एक बार करना ही नहीं कभी, भूल जाते हैं। कैलकुलेटर चेंज किया क्या तुमने पहले वाले से? अच्छा, हाँ बोलो क्या खाया? हाँ, हाँ, 2,19,000, हाँ, करेक्ट। यहाँ तक सबका कंप्लीट हुआ है क्या? कैन वी प्रोसीड? हम्म, ओके।
अब देखो एबीसी के लिए हमें परसेंटेज में डेटा चाहिए ना, तो हमें परसेंटेज ऑफ टोटल निकालना पड़ेगा वैल्यू में। मतलब जैसे कि फर्स्ट है 35,000, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 35,000 इज आउट ऑफ हाउ मच? 355,770। परसेंटेज में चेक इफ एवरीवन इज गेटिंग 9.84%, राउंड ऑफ करके। यस सर। हम्म, आया कि सबका? नहीं नहीं, यूनिट्स का भी तो निकालना पड़ेगा ना अल्ताफ, सिर्फ वैल्यू के बेस पे कर सकते हैं क्या हम कंपेयर? दोनों का निकालना पड़ेगा, करेक्ट। करो निकालो। 9.84 समझा ना सबको कैसे आया? अच्छा विश्वजीत, 35,000 इज आउट ऑफ हाउ मच? हाँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर दो उसको, क्योंकि 837 आ रहा था ना। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस डज नॉट मैटर। एक जस्ट क्रॉस वेरीफाई करने का क्या वे हो सकता है? नहीं नहीं, सबका मतलब सबको मत करो क्रॉस वेरीफाई। हाँ, टोटल लेके 100 आ रहा है, 100 के आसपास आ रहा है क्या देखो, मतलब 100 नहीं अगर राउंड ऑफ किया आपने। तो यार जस्ट एक समझा कि कोई फिगर गलती से कुछ नहीं लिखा है ना अलग। एग्जैक्ट 100 आ रहा है तो। हाँ, इम प्लस करते हैं तो बेस्ट है, फिर तो डायरेक्टली इमर्सी करके आएगा। एक्चुअली जीटी से भी होगा अल्ताफ, क्योंकि परसेंटेज करने पर जीटी में भी जाता है वो। हाँ,
यस सर, डन डन, ओके डन। थोड़ा सा पैसा एंट्री करने के बाद ओके। सब लोग डन? किसी का पेंडिंग है तो बोलो, सो रुकता हूँ। किसके आगे अब करना है हमें? हाँ ठीक है, रुकता हूँ, लेट मी नो। ड्राइंग कर रहा हूँ तब तक। उसका देखो परसेंटेज ऑफ वैल्यू ज्यादा होगा और परसेंटेज ऑफ यूनिट कम होगा, उसको लेंगे क्या? हाँ, उसको अब करेंगे ऐसे ही। क्लासिफिकेशन अब सब्जेक्टिव होने वाला है। एग्जाम में भी अगर ये आया तो क्वेश्चन आंसर अलग अलग हो सकता है सबका। तो बस ये वो ऐसे अलाउ करेंगे, थोड़ा सा डिफर करना। हाँ देंगे। डन। डन, ओके। अब एक काम करते हैं, आगे मैंने 2 कॉलम्स करने को बोले थे आपको, वहां पे लेट्स गिव वैल्यू वाइज रैंकिंग। ओके, वैल्यू के बेसिस पे एक रैंक देते हैं एंड यूनिट्स के बेसिस, मतलब परसेंटेज, हाँ, यूनिट्स के परसेंटेज के बेसिस पे एक रैंक देते हैं। मेरे यहाँ पे कॉलम हेडिंग को जगह नहीं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। जैसे कि वैल्यू वाइज कौन सा आइटम फर्स्ट रैंक पे आएगा बोलो? वैल्यू उसके टोटल के परसेंटेज नहीं, के अकॉर्डिंग। परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना, टोटल के अकॉर्डिंग किया तो भी सेम ही आएगा अल्ता, क्योंकि टोटल से हाँ ही हाँ, परसेंटेज निकाले हमने। हाँ तो रैंक वैल्यू 22.95। करेक्ट, मतलब 11th आइटम फर्स्ट आएगा रैंक वाइज। हाँ राइट, रैंकिंग करो सब लोग फास्ट, अब तक होना चाहिए था। फिर उसके बाद सेकंड हम्म, फिर 6 थर्ड होगा। यस। फर्स्ट होगा फोर्थ, देन लास्ट वन फिफ्थ, अरे गलत, मेरा गलत है। सही। वापस, अरे यूनिट साइज भी करो, चेक करो एक बार स्क्रीन से सेम आया क्या। हम्म, नहीं नहीं, वो मैंने जगह नहीं इसलिए लिखा है। क्या लिखोगे आप? रैंकिंग बेस्ड ऑन वैल्यू, रैंकिंग बेस्ड ऑन यूनिट्स। मैंने मैथ्स के साइडिंग लिखा। डन, ओके गुड, डन सर। ओके। सर 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 हाँ, सर सर सही। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। विश्वजीत, वैभवी, यस सर, डन। आकांक्षा,
ओके, नेक्स्ट अब कॉन्सेंट्रेट। इसमें से कोई एक ही बेसिस लेंगे हम, वैल्यू वाइज रैंक को ही लेते हैं अभी, यूनिट वाइज रैंक को इग्नोर करो अभी के लिए। वैल्यू वाइज रैंक में फर्स्ट प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू वाइज परसेंटेज कितना आ रहा है? ये फर्स्ट प्रोडक्ट है 11 नंबर का। कैन आई से इट इज 22% इन वैल्यू एंड 5% इन क्वांटिटी, करेक्ट है? यस, नो? यस सर। तो एक एबीसी क्लासिफिकेशन का टेबल करते हैं अब। देखो सिर्फ नहीं, देखो पहले, बाद में करो। मे बी पहले आप आइटम लिखेंगे, देन उसके वैल्यू का परसेंटेज लिखेंगे, टोटल वैल्यू लिखेंगे, क्वांटिटी परसेंटेज लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। हाँ बोलो आकांक्षा। क्या हुआ? ओके। अब रैंकिंग वाइज जाओ वैल्यू के, वैल्यू वाइज फर्स्ट आइटम कौन सा है बोलो मुझे, आपके इसमें देख के बोलो, चलो फास्ट। 11। वैल्यू वाइज कितना परसेंट है वो? एंड वैल्यू कितनी है उसकी रुपीज में? क्वांटिटी का भी बोलो, दोनों परसेंटेज और क्वांटिटी। ओके। तो मतलब देखो पैटर्न दिख रहा है क्या? एबीसी वाला हाई वैल्यू है तो लो क्वांटिटी है, राइट? सेकेंड रैंक वाले को भी ऐड करते हैं। सेकेंड रैंक वाला कौन था? आइटम 2। अगेन बोलो सब कुछ, परसेंटेज बोलो स्पेशली, एंड एंड 72 है। इसके परसेंटेज ठीक है। अब अगर टोटल लेके देखा तो कहने से 42% वैल्यू में आएगा और 15% क्वांटिटी में आएगा। हमें ए कैटेगरी में, अच्छा मैंने ए कैटेगरी लिखना चाहिए था कहीं पे, इसलिए मैं बोल लिखो मत, ए कैटेगरी से हेडिंग देना चाहिए था उसको। या यहाँ पे लिखते हैं साइड में। मुझे बोलो ए कैटेगरी में वैल्यू वाइज कितना परसेंट लेते हैं हम? 70 राइट, वैल्यू वाइज 70 आता। हाँ, तो इसका मतलब कहने से और एक आधा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, थर्ड रैंक वाला करो। थर्ड रैंक वाले का बोलो क्या है, थर्ड रैंक कौन सा है? फिफ्थ। एंड ओके, एंड ये 34,000 है शायद ना, 38,000। हाँ। अब देखो वैल्यू वाइज अराउंड कितना परसेंट हो रहा है, इज इट नियरली 60%? 59, 58 पॉइंट समथिंग आया होगा, या 59 पॉइंट समथिंग। क्वांटिटी वाइज इट इज नियरली हाउ मच? 30%। नेक्स्ट आइटम भी ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या है परसेंटेज में बोलो? हम्म एंड उसकी क्वांटिटी क्या है परसेंटेज में? परसेंटेज में ठीक है। हाँ, कहने से वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, देखो उसका भी वैल्यू हाई क्वांटिटी लो दिख रहा है। चाहिए तो ऐड कर भी सकते हैं, चाहिए तो ऐड नहीं भी कर सकते, डज नॉट मैटर। जैसा मैंने बोला हर एक पर्सन का आंसर। हाँ, उस
करेक्ट, मतलब कहने से आइडियली कोई ऐसा भी कर सकता है, इसको बी कैटेगरी में डाल सकता है क्योंकि ये सिमिलर दिख रहा है, राइट। डज नॉट मैटर, हर एक पर्सन का आंसर अलग आने वाला है, ओनली बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन। इतने बेसिस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम और कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ऐसा ही करके देखना पड़ेगा टाइम पास कुछ तो, कि एक 3-4 लेके देखो, हटाओ, नहीं तो इंक्लूड करो, कुछ भी करो। इवन इफ योर आंसर इज अ बिट डिफरेंट देन देयर आंसर, इट इज ओके, मार्क्स मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन में। अब व्हेनेवर इंस्टीट्यूट ने से किया है, मतलब इंटर में तो एक बार 2 बार ही आया क्वेश्चन, वो वैल्यू के रैंकिंग के बेसिस पे करते हैं, फाइनल में भी 1-2 बार आया था, उसमें भी ऐसा ही करते हैं वो। बट आइडियली तुम्हारा लॉजिक करेक्ट है, कहना से ये 5th आइटम को हमने बी कैटेगरी में डालना चाहिए आइडियली। डज एवरीवन एग्री? यस, नो, पता नहीं। हम्म क्या हुआ बाकी लोग? ये अगर सिमिलर परसेंटेज और वैल्यू और क्वांटिटी दिख रही है तो कहने से दिस कैन गो इनटू बी कैटेगरी आल्सो। हाँ सर। फाइन, बट ठीक है, ऐसे भी रखा तो भी चलेगा, डज नॉट मैटर। ये 3 को एक कैटेगरी में लेना है तो 3 को लो, 4th इंक्लूड करना है तो 4th भी इंक्लूड करो, 5th को बी कैटेगरी में डालना है बी कैटेगरी में डालो, कैसे भी करो। हम्म, चाहिए तो टोटल लो, यहाँ पे टोटल कितना आता है इसका? करेक्ट, पैटर्न वैसा ही दिख रहा है क्या, बोलो? पैटर्न वैसा ही दिख रहा है ना, हाई वैल्यू एंड लो क्वांटिटी। इसको हम बोलेंगे ए कैटेगरी। वैसे ही बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में खुद से करो, 4, 5, 6 रैंक लेके। सबको 12th के 12 आइटम्स को इंक्लूड करके वी हैव टू डू समथिंग। बी कैटेगरी ये लिखो, हाँ ये लिखो, एंड बी कैटेगरी में 4th रैंक 5th रैंक ऐसे कहाँ तक इंक्लूड करोगे वो बोलो मुझे, सबका आंसर अलग आ सकता है, दैट इज ओके। आइटम्स जस्ट एक पैटर्न देखते जाओ, वैल्यू एंड क्वांटिटी वाइज सेम जब तक बी में डालो। एक्चुअली ये हमारा 70 और 10 बोला है हमने, बट ऑब्वियसली वैसे नहीं होगा एग्जैक्टली हमेशा। तो पहले इसको नोट करते हैं, उसके बाद करते हैं। हाँ करो, ये करो, फिर बी पे जाओ, नीचे उसी टेबल में नीचे बी एंड सी। हाँ बोलो ना, क्या? तो क्वेश्चन बैंक से मैं पूछा था, हाँ बोलो ना। तो मैं कब तक रेडी होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन में ना वहाँ पे स्टिक पॉइंट जाने वाला हूँ अकाउंट्स की बुक्स लेने के लिए। हाँ नहीं, तब तक नहीं होगा लेकिन अल्ताफ, मोस्टली मैं ओके। तुम्हें, हाँ, क्योंकि उसमें ना सब मतलब बाकी नए क्वेश्चंस भी ऐड करने वाले हैं ना सब, तो चल रहा है वो अभी। बस 14 मार्च के बाद सर। किसके बाद? 14 मार्च। अच्छा, मतलब जो हमारा लास्ट ईयर का लास्ट डेट था उसके बाद, लास्ट ईयर का क्लास का लास्ट डेट हमारा 13 मार्च था, हाँ, फिजिकल क्लास का। और भी कुछ है उस 14 मार्च के साथ, अच्छा। अगर 10 लेंगे तो। पाई डे होता है, पाई डे।
हाँ हाँ, और भी था, वो बता दिया। अच्छा। तुम्हारा 23rd को होता है ना अल्ताफ? हम्म। याद है मुझे अभी भी। तुम्हारे बैच के मार्च में 3-4 थे बर्थडेज मुझे लगता है। और भी कोई था। मेरे हाँ जस्ट हाँ, बाद कोई ऋतुजा था। का होता है, ऋतुजा का 18th। अच्छा, ऋतुजा का 18th को था, याद है। निधि का भी कभी था, अभी होता है मार्च में। मैं लोगों में ज्यादा लॉकडाउन हुआ था इसलिए। अच्छा। तो कितने कितने वैल्यूज हैं इसमें? 4 5? अब इसे जस्ट देखो कि आपको क्या लग रहा है। जैसे कि अब रुको, कुछ रैंक्स पहले मैं दिखता हूँ। 4th 5th 6th तो एटलीस्ट तो मैं गलती से वापस। नहीं भाई, 1 12 and 6। देख एक सेकंड, टोटल लेके देखते हैं। 9.84 7.15। क्वालिटी क्या हो ही रहा है। हाँ, वैल्यू वाइज भी देखो ना, का यूनिट्स वाइज। ये हो रहा है 22। 3.2 1.87 18.26। हाँ बोलो। 8 और 9 क्यों? वो काव्या, इनका लास्ट रैंक है, मतलब कहने से ये तो सी कैटेगरी में जाना चाहिए आइडियली। हाँ सही पर हाँ एशियन आइटम लेने पे भी परफेक्ट आ रहा है ऑलमोस्ट। मतलब हाँ। दोनों का जो परसेंटेज है ना, नहीं, वापस बोलो काव्या। सर आप मीन्स हमने क्या कहते कैटेगरी बी में, मतलब कि हम्म। हम 20% दोनों को देते हैं, अ- क्वांटिटी वैल्यू को। हाँ, अराउंड 20% वैल्यू एंड 20% क्वांटिटी वाले आइटम्स देते हैं। हाँ तो ऐसे मतलब कि ऐसे इंटीरियर डेवलपर से पास पास में आए ना अच्छा, ओके परसेंटेज। ओके, हाँ मतलब अब ये लॉजिक भी करेक्ट है काव्या तुम्हारा, कि अराउंड परसेंटेज वाइज जिनका सिमिलर दिख रहा है ऐसे आइटम्स लेने चाहिए। बट हम इसको बेसिस लेके कर रहे हैं काव्या अभी, कि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू का जो रैंक है उसके बेसिस पे हाईएस्ट वैल्यू वाले आइटम्स को हमने ए में डाला, तो कहने से उसके नेक्स्ट हाईएस्ट वालों को बी में डालना चाहिए अब। राइट। उस लॉजिक से भी जा सकते हैं, उस लॉजिक से पूरा अलग ही आंसर आएगा। एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न की कैसे, कि हाई वैल्यू एंड, मतलब तुम्हारे लॉजिक से काव्या, तो फिर हमने कैटेगरी ए में भी आइडियली ऐसे करना चाहिए था कि जो आइटम्स वैल्यू में बहुत ज्यादा और क्वांटिटी में कम है उनको ही ए में लेना चाहिए था हमने। राइट, मतलब आइडियली हमने आइटम नंबर 5 को ए में नहीं लेना चाहिए था, देखो बी में लेना चाहिए था इसको। हाँ ठीक है, बट जनरली लाइक आई सेड इंस्टीट्यूट गोज बाय वैल्यू रैंकिंग, तो वैल्यू रैंकिंग से ही जाएंगे। ओके। बट वो करेक्ट है ज्यादा, तुम जो बोल रही हो दैट इज करेक्ट। हम्म। इसके बाद और कोई आइटम इंक्लूड करना पड़ रहा है क्या यहाँ पे? क्या हिस्सा चलेगा? कर सकते हो लेकिन नेक्स्ट भी, क्योंकि नेक्स्ट में ना परसेंटेज ऑफ यूनिट्स बहुत ही कम है। अब मतलब नहीं करना है तो मत करो, ऐसे कुछ भी चलेगा, मतलब हर एक का आंसर लाइक ऐसा अलग हो सकता है। 7.4.22। पर ठीक है, अपने नेक्स्ट में डालेंगे इसको। हाँ
वैसे भी परसेंटेज ऑफ वैल्यू और परसेंटेज ऑफ अगर तो सी में डालना चाहिए। हाँ बट सी कैटेगरी में वैल्यू वाइज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर वो आटा। वैसे ए में डालना चाहिए, हाँ तो सी में करेक्ट। ज्यादा आता होगा ना, ज्यादा आटा में आता होगा। जो भी वैल्यूज है आप लिखो, अब मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। सर बोलो। ये 7 वाला अगर सी में डाला तो नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा, 7 वाला सी में डाला तो भी चलेगा। इनफैक्ट आपका आंसर ऐसे भी हो तो भी चलेगा कि 5th वाला बी में आया और 7th वाला सी में गया तो भी चलेगा। लाइक आई सेड सबका आंसर अलग अलग होने वाला है इसमें, तो इट इज ओके। हम्म हम्म नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली अब ये इतना ही करेंगे, क्लासीफाई करके छोड़ देंगे। उन्होंने बोला था राइट, ड्रॉ प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। प्रैक्टिकली इनको ठीक से कब हम एनालाइज करेंगे, ए कैटेगरी वालों पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितना डेटा दिया है उन्होंने, उसमें और कुछ कर सकते हैं क्या हम? नहीं राइट। 7th रैंक का, 7th नंबर का। हाँ करेक्ट। 3.7। करने पड़ेंगे, नो ऑप्शन। करो, एक ही क्वेश्चन है इस पे। वैल्यूज भी लिखो, मैंने सिर्फ परसेंटेज लिखे है, आपको लिखना पड़ेगा लेकिन। टोटल किसका? ये टोटल से ही समझेगा ना अल्ताफ कि टोटल बेसिस पे वो हो रहा है क्या एबीसी वर्क। हाँ तो टोटल कर दो उसका रेसिडुअल, तो अभी भी वही पैटर्न दिख रहा है, देखो टोटल बेसिस पे कि सिर्फ 13% वैल्यू वाइज है, वेरस क्वांटिटी वाइज 42% है। ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है मुझे तो, ग्रीन विदाउट क्या। हाँ डिस्टॉर्ट मतलब ठीक से नहीं हुआ है वो, ठीक है छोड़ दो। मतलब बाकी 4, 8 एंड 9 जो आइटम्स है वो ऐसे ही है टाइम पर। तो सेवंथ रैंक वाला सी में डाला तो
आंसर कुछ भी आए, बट पैटर्न एटलीस्ट दिखना चाहिए बस। डन, ओके। गुड। मुझे विदाउट बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो आज क्लियर दिख रहा है एकदम, यही बेटर है। बाकी लोग डन? योगिनी, आकांक्षा? हाँ अच्छा, आकांक्षा, झोपली का? डन, ओके। नेक्स्ट। बस कुछ नहीं कर सकते और इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 पे आओ। क्वेश्चन 29 तो ओरली किया तो भी चलेगा, एग्जाम में लिखो मतलब, यहाँ पे ओरली करते हैं। अ फैक्ट्री यूजेस 4000 varieties of inventory. In terms of inventory holding and inventory usage, following information is compiled. Number of varieties of inventory, उसका percentage, percentage value of inventory holding and percentage of inventory usage in end products. कितने आइटम्स है टोटल हमारे पास, कितने टाइप के, कितने टाइप के आइटम्स है अलग अलग, कितने वैरायटी के आइटम्स है हमारे पास, कितने वैरायटी के आइटम्स है अलग अलग? 4000 वैरायटी के आइटम्स नहीं अलग हमारे पास। आइटम तो हमारे पास 4 है ऐसा। 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि वो 4000 टोटल है अल्ताफ, मतलब अच्छा 3 वैरायटी के आइटम्स है हाँ हमारे पास। ठीक है हाँ टोटल क्या कॉलम में थोड़ा अलग करना चाहिए। टोटल लिखा नहीं है उन्होंने, कंफ्यूज, मतलब मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे, मिस्टेक करने के लिए। तो 3 वैरायटी के आइटम्स है, पढ़ो और मुझे बोलो एक कैटेगरी में कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसका वो परसेंटेज, ट्राई करते इसको। एनीवन, एक कैटेगरी में, एनीवन एल्स, कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन, अच्छा। थर्ड वन, थर्ड वन इज करेक्ट। ये ए कैटेगरी में जाना क्वांटिटी चाहिए। है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी है, दैट इज नथिंग, 15 है सिर्फ 4000 में से, लेकिन वैल्यू वाइज इट इज 50%। देखो, एंड एंड प्रोडक्ट में 85% यूज हो रहा है वो, मतलब इंपॉर्टेंस वाइज, यूसेज वाइज ये एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है एबीसी क्लासिफिकेशन के लिए, फिर भी। बी कैटेगरी में कौन जाएगा? इसका बैलेंस आउट हो रहा हो। सेकेंड, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है, बट दोनों के बीच में दिख रहा है, मिड वे दिख रहा है कि 2.7% क्वांटिटी और 30% वैल्यू है, एंड ये तो क्लियरली सी कैटेगरी का आइटम है। क्योंकि इट इज नियरली एवरीथिंग इन द इन्वेंटरी 96.875%, बट 20% ही वैल्यू में आ रहा है। बस रीजंस मतलब कि आपको वही लिखना है कि इतना परसेंट है, तो एक कैटेगरी में ये जाता है जनरली, तो ऐसा करना चाहिए। बस लिख सकते हो शायद सब लोग खुद से रीजंस। तो कुछ नहीं करेंगे अभी, छोड़ दो उसको, शायद लिखोगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में फर्स्ट हमने देखा एबीसी एनालिसिस, सेकेंड लिखो इन्वेंट्री कंट्रोल में सेकेंड लिखो एफएसएन क्लासिफिकेशन, एफएसएन क्लासिफिकेशन।
हाँ, FSN है, उसके बाद VED है, उसके बाद HML है। हाँ, तो देखो FSN, FSN मतलब फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। मूविंग मतलब क्या कहने से, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखेंगे, मतलब हम देखो, हाँ मतलब कितना वो उसका मटेरियल आ रहा है जा रहा है, मूवमेंट कितना हो रहा है उसमें, मतलब कंजम्पशन ही कि कौन सा मटेरियल ज्यादा बार यूज होता है, कौन सा मटेरियल कम बार यूज होता है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, यूसेज मतलब कंजम्पशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे इसको हम। बोलो। हाँ पहिल्यांदा रहा, इतने टाइम से आकांक्षा सर तुम बोलती हो तो उतना ही सुनाई देता है सिर्फ, और उसके बाद कुछ नहीं देता है। अभी भी क्यों प्रॉब्लम आ रहा है आकांक्षा तुम्हें इतना, फोन की वजह से या इंटरनेट की वजह से? सर इंटरनेट मुळेच येत असेल, फोन बघून आता। फाउंडेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आकांक्षा को आता था क्योंकि, ओके तो उससे तुझे लेक्चर सुना है, कैसे देता है मतलब ऐसे? नहीं, बहुत बार नहीं देता है उसको, बाहर भी बहुत बार जाती है। अच्छा, आकांक्षा का आवाज तुमने इतने, सबसे कम बार आकांक्षा का ही आवाज सुना होगा फाउंडेशन के क्लास में। मुझे नहीं भाई, वही तुम्हें, वो वाई सर वैभवी तर मेसेजेस करते ना। हाँ वही वही का तो वैसे भी प्रॉब्लम है, वो तो एरिया ही ऐसा है, क्या करे अब आकांक्षा, राइट। वो दायरी नरे में रहने वाले लोग क्या बोल सकते हैं। मैं तो वडगांव में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे रेंज होती है, कुछ नहीं। ओके चलो नेक्स्ट, फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग मतलब क्या, आइटम्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड। कैन आई से, ये जो आइटम्स होंगे ना फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इनका ROL केयरफुली देखना चाहिए। बोलो मुझे। हाँ क्यों? क्योंकि ROL अगर मॉनिटर नहीं किया ना तो वो बहुत फास्ट यूज होते हैं ना, ROL के नीचे गए तो वो यूज होकर खत्म भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ROL शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली। एंड कैन यू टेल मी, इनका स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए वैसे तो। स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए ऐसा नहीं, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड लीड टाइम ऑल्सो अल्ताफ। अगर लीड टाइम कम है तो स्टॉक ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा उनका। नहीं, मतलब पता है यूज करेक्ट रहेगा ना, लेकिन तो मुझे मेरा बोलो, अगर हमारे लीड पास टाइम नट बढ़ेगा तो बोल्ट्स लीड है, टाइम से मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा ना। हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, दैट आई एग्री, बट अगेन कैन आई से ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स आल्सो। मतलब अगर नहीं लग रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट तो फिर ऐसा नहीं होगा अल्ताफ हमेशा कि इनका ऑर्डर ज्यादा ही रखना चाहिए स्टॉक हमेशा, करेक्ट। अच्छा ओके। बट करेक्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिडर किया तो ज्यादा रखना चाहिए स्टॉक, आई एग्री। बट एक्चुअली इसीलिए देखो यहाँ पे मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ अल्ताफ, क्यों? क्योंकि इनको हम वैल्यू के बेसिस पे कुछ कमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तो ये लो वैल्यू वाले भी हो सकते हैं, हाई वैल्यू वाले भी हो सकते हैं, तो हमें पता नहीं कैसे है, तो लेट्स नॉट कमेंट ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इन दिस। मुझे बोलो, स्टोर्स में फिजिकली ये गुड्स कहाँ पे रखने चाहिए, डोर के सर नजदीक या अगर डोर दो के सेकंड अंदर? 2 मिनट के लिए रुकिए क्या, क्योंकि मेरा इंटरनेट कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, उसके बारे में स्टार्ट करता हूँ। हाँ आ जाओ, मैं सिर्फ इतना ही पॉइंट लिख रहा हूँ, एक पॉइंट सुन के जाओ, कंसंट्रेट। ये आइटम्स हम स्टोर्स में फिजिकली कहाँ पे रखेंगे, डोर के नजदीक या अंदर कोने में एकदम?
डोर के नजदीक क्यों? डोर के लिए करेक्ट, क्यों? सर क्योंकि उसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो मूवमेंट ज्यादा होगा। करेक्ट। क्या प्रॉब्लम होगा अगर अंदर रखा तो? कहने से टाइम जाएगा अननेसेसरीली। शुड बी प्लेस नियर द डोर। डोर मतलब डोर से भी अच्छा वर्ड होगा इशू पॉइंट। करेक्ट। जहां से इशू होते हैं वहां से नजदीक रखना चाहिए, सो दैट टाइम नहीं जाएगा ज्यादा, क्योंकि हर बार वो वर्कर्स आएंगे, वहां पे जाएंगे, कॉर्नर में लेके आएंगे, इतना टाइम पास नहीं होना चाहिए। तो क्या था? कुछ नहीं, उतना ही एक पॉइंट देखो। शुड बी प्लेस ऐसा था कुछ। शुड बी प्लेस नियर इशू पॉइंट। बहुत अंदर रखा उनको तो टाइम जाएगा। स्लो मूविंग। अरे क्या हो रहा है? हटो जल्दी। स्लो मूविंग मतलब क्या? लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ऑब्वियसली, राइट। मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो सभी के साथ हो रहा है ये। सबको ये टक रहा है क्या? हाँ नहीं ना। वापस। अल्ताफ, तुम कौन से एरिया में रहते हो? कौन से एरिया में रहते हो तुम? पता एरिया बोलो तो। हाँ, पिंपरी चिंचवड, विश्रांतवाड़ी, अच्छा। अच्छा, दरेन वहां पे रहता था, ओके। और एक एरिया ऐड हो गया मतलब, प्रॉब्लम वाले में। हाँ मैं अच्छा। वडगांव का कुछ भी लेना नहीं, वडगांव में एकदम परफेक्ट है। मुझे अब तक एक भी बार नेट का इशू आया क्या इंटर चालू होने से? इंटर में, फाउंडेशन का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो तो हो गया अब। इंटर में एक भी बार नहीं है, इंटर में एक भी बार नहीं आया। लाइट गए थे, दैट आई एग्री, बट लाइट जाना इज डिफरेंट, इंटरनेट जाना इज डिफरेंट। नहीं, लेकिन मेरा फोन डेटा तब भी इतना, मैं फोन के डेटा पे हूँ अभी, वाईफाई पे भी नहीं हूँ। फोन का हॉटस्पॉट लगाया मैंने, देखो मतलब। फाउंडेशन में कभी कभी इतने दिन में, मतलब हमारे भी पूरे बैच में एक दो बार हो सकता है। एटलीस्ट धनकौड़ी के ऐसा हर रोज नहीं होता, आकांक्षा। ओके, डन, लिखा सबने। अब जो स्लो मूविंग आइटम्स है, स्लो मूविंग मतलब क्या देखो, कि दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज, कभी कभी यूज करते हैं उनको। तो फिर कभी कभी यूज करते हैं, तो मुझे बोलो उन पे और एक चेक रखना चाहिए हमने। कैन एनीवन टेल मी क्या चेक करना चाहिए हमने उनको पीरियोडिकली? अगर वो आइटम्स को कभी कभी यूज कर सकते हैं हम, करते हैं हम, तो पीरियोडिकली कहना से उनको चेक करना चाहिए कि वो खराब नहीं हुए ना। इज दैट करेक्ट? सो लिखो, शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली, should be reviewed periodically for obsolescence. Should be reviewed periodically for obsolescence. ऑब्जर्वेशन के लिए क्यों मतलब आउटडेटेड हो जाएगा ना प्रोडक्ट। हाँ, मतलब हम उनको इसे कम यूज करते हैं, बहुत रेयरली। तो वी शुड चेक कि ऐसा नहीं हुआ है ना कि वो वहां पे पड़ा है 4 महीने से और वो यूजफुल भी नहीं है। अगर है तो डिग्रेड देखो, होगा ना सर। इफ यस, हाँ डिग्रेड भी हो सकता है, मतलब ऑब्सोलेसेंस एंड डिटीरियरेशन आल्सो। इफ यस, ऐसा नहीं, इफ दे आर ऑब्सोलीट या डिग्रेडेड, करेक्ट। ऑब्सोलीट या खराब हो चुके, इफ दे आर ऑब्सोलीट, कैन आई से शुड बी शिफ्टेड टू नॉन मूविंग कैटेगरी? शुड बी शिफ्टेड टू नॉन मूविंग कैटेगरी, डज एवरीवन एग्री? क्योंकि फिर वो यूज ही नहीं होंगे ना, तो नॉन मूविंग कैटेगरी में डाल दो।
नॉन मूविंग में फिर फर्स्ट लाइन यही लिखेंगे कि आइटम्स विच आर नॉट यूज्ड। अब दे रहा क्या अल्ताफ, सुनाई ठीक से? अच्छा अल्ताफ गया विश्रांत वाड़ी, ठीक है। आइटम्स विच आर नॉट यूज्ड है तो क्यों रखेंगे हम हमारे पास, बोलो? नहीं लेकिन नॉट यूज, नॉट मूविंग मतलब क्या? वो यूज में ही नहीं, मतलब लगते ही नहीं कहीं पे, तो फिर क्यों रखेंगे? कहना से उनको इसके लिए रखा हुआ हमने क्योंकि उनको बेचना है स्क्रैप में अब। इज इट करेक्ट? दे आर हेल्ड फॉर डिस्पोजल, मतलब क्या? शायद वो नहीं यूज हो रहा है तो अभी स्क्रैप में बेच देंगे उनको, करेक्ट? उनका यूज तो कुछ भी नहीं है। ऐसे आइटम्स नहीं लेंगे हम इसमें कि जिसका यूज है, जिसका कुछ यूज है उनको स्लो मूविंग में ले लेंगे। अगर कोई भी यूज नहीं है तो उनको नॉन मूविंग में ले लेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलो। तो मतलब हाँ, अगर फास्ट मूविंग खत्म हो गया तो उसके जगह पे जो यूज करेंगे उसको फिर स्लो मूविंग में डालेंगे। कहा गया नॉन मूविंग मतलब क्या, हमें देखना है पूरा कंप्लीटली यूजलेस फॉर प्रोडक्शन, ऐसे। अरे नहीं, खरीदते क्यों? ऐसा नहीं, खरीदा होगा तब वो यूजफुल होगा। कहा गया बट इज इट पॉसिबल कि वो अब शायद खराब हो गया है, राइट? या शायद अब हमने प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर दिया तो वो यूजफुल ही नहीं रहा। हम्म तो थोड़ा भी यूजफुल है तो उसको स्लो मूविंग में डाल देंगे कि इट इज स्टिल, इट कैन मूव, राइट? इट कैन बी यूज्ड, ऐसे। कैन एनीवन टेल मी? अल्ताफ तुम हो क्या ये? अलग नाम से? ओके ठीक है। टेल मी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट शुड बी डन अबाउट दिस? हाँ बोलो। यस, नॉन मूविंग आइटम्स के लिए व्हाट शुड वी डू फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू? डी पॉइंट ही नहीं है, बी, इफ देयर ऑब्सोलीट शुड बी शिफ्टेड टू नॉन मूविंग कैटेगरी। अगर नॉन मूविंग आइटम्स है तो उनको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? एनीवन? विच आर हेल्ड फॉर डिस्पोजल। ये तो ही ना हमको बताना ही पड़ेगा आप, ये अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो। हाँ, रुकता हूँ। ऐसी इन्वेंट्री है विच इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल, नॉट यूज्ड, ऑब्सोलीट, डिफेक्टिव। वेरी गुड, उसको राइट ऑफ करना चाहिए। या मतलब क्या कहना से इसका कॉस्ट और एनआरवी में से मोस्ट प्रोबेबली क्या कम होगा इसमें से? करेक्ट, एनआरवी कम होगी ऐसे स्टॉक में, राइट? मतलब कहने से इसका लॉस राइट ऑफ कर देना चाहिए हमने, एनआरवी पे नीचे वैल्यू करना चाहिए उसको। सो देखो लॉस शुड बी, लॉस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स। तो बुक्स में इसका लॉस प्रोवाइड करना चाहिए हमने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे आइटम्स की एनआरवी कम होगी कॉस्ट से। दीज आर आइटम्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर प्रोडक्शन। अगर यूजफुल है थोड़ा भी तो हम उसको स्लो मूविंग में डालेंगे प्रेफरेबली। डन एवरीवन? ओके ओके। हाँ, ये बहुत
थर्ड इज VED classification. VED classification. ये होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस. अब ये फाइनली इंपॉर्टेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस इन प्रोडक्शन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्शन एंड फिनिश प्रोडक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो रॉ मटेरियल, उसके बेसिस पे हम वीईडी क्लासिफिकेशन करते हैं. वीईडी इज, देखते हैं, वाइटल. वाइटल मतलब क्या? वाइटल इज वेरी नेसेसरी, मतलब वो नहीं होगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा. वाइटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट in absence of this production will stop. प्रोडक्शन स्टॉप होगा इसके एब्सेंस में. Can I say ROL must be maintained strictly? Is this correct? क्योंकि रीऑर्डर लेवल फॉलो नहीं हुआ तो फिर स्टॉक जीरो हो सकता है उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए. लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बेकरी का जिनका प्रोडक्ट है केक. कैन यू टेल मी व्हाट इज वाइटल फॉर दिस प्रोडक्शन? क्या? केक नहीं बोल सकते, लेकिन कहने से वो जो फ्लावर होगा, वो शुगर होगा, राइट, ये सारी चीजें वाइटल होगी कि इसके विदाउट दिस केक ही नहीं बन सकता. मतलब इसका स्टॉक उनको आरओएल प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, बड़ी बेकरी है तो. अदरवाइज उनका केक का प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाएगा. सो दैट शुड नॉट हैपन. यूटेंसिल्स भी, बट कैसे होता है ना, यूटेंसिल्स इज इट रॉ मटेरियल और विल इट बी एन एसेट? मतलब फिक्स्ड एसेट होगा या रॉ मटेरियल होगा? फिक्स्ड एसेट होगा, राइट, बिकॉज यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड. मतलब सिर्फ एक बार नहीं यूज करेंगे तो उनको रॉ मटेरियल में नहीं डालेंगे ना, उनको फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे और डिप्रिसिएशन देंगे. ओके. और कुछ हो सकता है, जैसे जो टूल्स वगैरह लगेंगे ना उसके लिए, करेक्ट है कि वो भी एसेंशियल है, बट वो रॉ मटेरियल में नहीं आते, वो एसेट्स में आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स में. तो उनको ऑर्डर वापस बार बार नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट लेटर इज ई. ई स्टैंड्स फॉर एसेंशियल. एसेंशियल. एसेंशियल राइट मतलब इसकी एसेंशियल ये भी जरूरी है सर, इसके भी हम. हाँ, एसेंशियल मतलब क्या देखो, absence of this causes substandard. substandard मतलब lower quality, correct, lower quality production. सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा अगर एसेंशियल आइटम्स नहीं है तो. मतलब प्रोडक्शन होगा बट कम क्वालिटी का होगा. हाँ, एसेंशियल मतलब दे आर रिक्वायर्ड बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी. बट अगेन प्रॉब्लम ऐसा है काव्या, वन फिक्स्ड एसेट्स में आता है, राइट. अदरवाइज आ सकता था, करेक्ट है, बट मटेरियल वाइज देखना है तो कहने से एक, फिर वो केक का आइसिंग, ये सारी चीजें ऐसे, राइट. हाँ, मतलब
वो नहीं किया तो कम क्वालिटी का बनेगा, क्योंकि एक केक की क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है, राइट? बट केक तो बनेगा एटलीस्ट, करेक्ट? कैन आई से शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली? Yes, sir. लास्ट लेटर क्या है उसमें से? D. डी। डी इज फॉर डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब डिजायर्ड है, नहीं हुआ तो डज नॉट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता हमें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये सही बोल रहे हैं। एसेंशियल भी सही है अल्ताफ, क्योंकि एसेंशियल डज नॉट मीन एब्सोल्युटली नेसेसरी। नहीं, वाइटल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। एसेंशियल मतलब क्या? एसेंशियल इज समथिंग व्हिच इंप्रूव्स द क्वालिटी। ओके, एसेंशियल इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। एंड डिजायरेबल मतलब दे आर डिजायरेबल बट एब्सेंस ऑफ दिस क्या होगा बोलो? एब्सेंस ऑफ दिस Yes, sir. विल नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन, विल नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन। इसके एब्सेंस में प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होगा। प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या? मतलब ये नहीं है तो? नहीं है। अच्छा ये है तो, ओके ओके, अच्छा अच्छा। मुझे लगा नहीं है तो क्वालिटी अच्छी होगी। एग्जाम्पल? मुझे बोलो, केक के ऊपर जो हैप्पी बर्थडे का ऐसे टैग लगाते हैं, इज इट वाइटल और एसेंशियल फॉर द केक? हाँ, नहीं लिख भी सकते हैं ना, वो टैग जो लगाते हैं ऊपर प्लास्टिक वाला से, इज इट वाइटल या एसेंशियल? नहीं ना, वो डिजायरेबल है ना। नहीं नहीं, वो एसेंशियल है अल्ताफ, वो खाते हैं चॉकलेट का जो डालते हैं वो। बट हैप्पी बर्थडे का टैग है ऊपर का। अरे हाँ, लेकिन खाते तो है उसको, मतलब उसकी वजह से वैल्यू तो पड़ेगी, उसकी वजह से वैल्यू तो पड़ेगी ना तब उसकी, केक की, राइट? बट कैसे हैप्पी बर्थडे के टैग की वजह से, मतलब अगर आप केक बेकरी में गए, उनको बोला मेरे फ्रेंड का बर्थडे केक दे दो, और उनके पास सब है लेकिन हैप्पी बर्थडे का टैग नहीं, तो आप बाहर जाओगे क्या बेकरी से? क्या पता, सब्जेक्टिव मैटर। ओह अच्छा, उसके लिए मतलब हैप्पी उसका बर्थडे टैग नहीं तो? इम्पोर्टेंस तो। अच्छा, कि नहीं हैप्पी बर्थडे टैग नहीं, मुझे केक ही नहीं चाहिए आपका। हाँ? नो। नहीं, एक अच्छे क्वालिटी ऐसा का नहीं है केक है सर. तो आप बोलोगे केक पे ही लिख के दो फिर हैप्पी बर्थडे, से क्यों टैग चाहिए अलग से, राइट? कैसे दैट टैग डज नॉट अफेक्ट केक्स प्रोडक्शन। हाँ, हाँ सर, डिजायरेबल है. डिजायरेबल है वो, राइट? इट डज नॉट अफेक्ट केक्स प्रोडक्शन। केक का जो बॉक्स है ना पैकिंग का, कहने से वो वाइटल है। हाँ। हाँ, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री ने वो बेकरी ने बोला कि अब हमारे पास केक है, टैग भी है, सिर्फ वो बॉक्स नहीं है, तो क्या करोगे? कि लेके आते होंगे हाथ में। हाँ, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अरे चार चाहिए। Okay. Is this clear to everyone? VED? Yes, sir. Ah, Yes, sir. okay, good. Fine. कहने से ये क्लासिफिकेशन ज्यादा मैटर करेगा जहां पे गुड्स एकदम ऐसे कुछ तो, मतलब गुड्स की टाइमली डिलीवरी एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैटर करेगा। हम्म, जैसे कि केक के केस में इट इज ओके, केक केस में जनरली अगर कस्टम मेड वगैरह केक से तो वैसे भी टाइम होता है, टाइम गैप होता है बीच में ऑर्डर प्लेस करने में और रिसीव डिलीवर करने में। बट कहने से हॉस्पिटल वगैरह होगा तो कहने से ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा बहुत। हम्म। हम्म,
वाइटल आइटम्स उन्होंने करके ही रखने चाहिए क्लासीफाई अलग से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहाँ पे क्विकली प्रोडक्शन होता है, मतलब ऑर्डर देने के बाद लेट से एक आधे दिन में उनको डिलीवर करना पड़ता है, तो फिर ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर देन विल स्टॉप फॉर टुडे। फोर्थ, 1 सेकंड का ये लिखो, HML क्लासिफिकेशन। 3 into 4 12 लेटर्स सीखे हमने आज, ABCDEFSN HML। HML किसके लिए स्टैंड करता होगा? HML किसके लिए स्टैंड करता होगा? हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। मतलब देखो, दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन पर यूनिट कॉस्ट बेसिस। एबीसी में हम पर यूनिट ले रहे थे क्या? नहीं, वहां पे वैल्यू ले रहे थे। यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम को पर यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, कॉल्ड एज HML। मतलब इन शॉर्ट कैसा है देखो, एबीसी क्लासिफिकेशन जो है ना वो बोथ कंसिडर करता है क्वांटिटी एंड वैल्यू, वेराज एफएसएन क्लासिफिकेशन सिर्फ क्वांटिटी कंसिडर करता है, एंड HML क्लासिफिकेशन सिर्फ वैल्यू, वैल्यू भी नहीं, कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर करता है। समझा? ये बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट टेस्ट में वगैरह क्वेश्चन आ सकता है, सो बी अवेयर। बाकी इंस्टीट्यूट ने कभी भी नहीं पूछा है एक भी बार, बट टेस्ट में आ सकता है, आई डोंट नो। हमारे क्लास के ओके। एनी डाउट अब तक जो देखा है उसमें? हाँ ओके। हाँ आ सकता है, आई डोंट नो, मतलब आ सकता है, मुझे पता नहीं, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलो देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। होमवर्क आज भी नहीं कुछ, कल अब हम रेशियो एनालिसिस पे जाएंगे एंड देन आगे इशू प्रोसीजर पे जाएंगे। ओके, चलो देन, बाय एवरीवन। ये बाय।